हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2018 के एंटी नेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हम जो यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज़ व्हेन एन इंफॉर्मेशन असिमेट्री इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर एन एग्रीमेंट इज़ ऑब्टेन्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स इट इज़ कॉल्ड। यानी कि दो लोगों के बीच एग्रीमेंट होने के बाद जब अगर इंफॉर्मेशन असिमेट्री यानी कि इनपरफेक्ट नॉलेज ऑब्जर्व होती है, पाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? नंबर 1 सिग्नलिंग, नंबर 2 मोरल हजार्ड, नंबर 3 नन ऑफ द अबव, या फिर फोर्थ है बोथ 1 and 2। सो इसको हम कहेंगे मोरल हजार्ड। देखिए, इंफॉर्मेशन असिमेट्री यानी कि इनपरफेक्ट जो नॉलेज होती है उसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक कि समबडी हैज़ परचेज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ही हैज़ हाइडेड कि ही डज द स्मोकिंग। तो वो कैसे मोरल हजार्ड को लीड करेगा? बिकॉज ही विल डू द actions or involved in the activities which will lead to more riskier behavior, you can say। वो ज़्यादा risky behavior में involve हो जाता है, but he will not bear the cost because he has hided that thing from the company कि वो smoking करता है और उसको कुछ भी health related problem आता है तो he thinks कि he has done the insurance for that। या फिर इम्परफेक्ट नॉलेज या मोरल हजार्ड का जो केस होता है लाइक डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन, वो चाहे किस तो मैनिपुलेट करने की संभावना रहती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोरल हजार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन यानी कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि डिमांड किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइस पे एंड सम अदर फैक्टर्स लाइक द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्राइस, ये सब है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड जो है डिपेंड करती है किस पे? फंक्शन है किसका? प्राइस का। लेकिन इन्वर्स डिमांड फंक्शन में डिमांड फंक्शन में क्या होता है कि जो है प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस क्या है? फंक्शन है किसका? डिमांड का। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स द Consider following statements regarding the marginal standing facility। Marginal standing facility के regarding 4 statements दिए गए हैं। We have to observe them and उसको फिर चूज़ करके जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनको करेक्ट चूज़ करना है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज़ ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF एंड इज़ पार्ट ऑफ इट, यानी कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो जो है लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF है, यानी कि ये क्या है? एग्जिस्टिंग LAF का पार्ट है। नहीं, इट्स न्यू टू LAF, यानी कि इट्स न्यू है, ये एग्जिस्टिंग का पार्ट नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। सेकेंड इज MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज़ एन कॉस्टलियर रूट देन रेपो रेट। यस, ऑफकोर्स रेपो रेट से 0.25 ये % ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। MSF functions as the last resort for banks to borrow short term funds। yes, it's a emergency window जो है RBI ने बैंक से लिए खोली है। सो दिस इज़ द लास्ट रिसोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
नेक्स्ट इज MSF इज लिंक टू द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, यानी कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी किससे जुड़ी है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, उसी के बेसिस पे जो है उसे लोन प्राप्त होता है। तो दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। तो इनमें से आपको पूछा गया चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो, इनमें से सही कौन सा कोड है। इसको आप ABC को 1 2 3 को आप ABC कंसीडर करिएगा। इसमें इस तरह से लिखा गया है, एक्चुअली इट इज़ A, दिस इज़ B, देन C एंड दिस इज D, राइट। सो चूज़ द करेक्ट कोड, हमने A को रॉन्ग किया है, B, C एंड D, B, C, D, यानी कि 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिसको करने से जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, बहुत महंगाई दर बढ़ेगी। और महंगाई दर कब बढ़ती है, जिसके कई कारण होते हैं। एंड चलिए हम इसमें से देखते हैं ऑप्शंस में से कि कौन सी जो एक्टिविटी है जो कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी है। रिपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम द, यानी कि पब्लिक जो डेट है उसको रिपेमेंट करना, उसको चुकतू करना। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डिफिसिट, यानी कि बजट डिफिसिट को किससे, पब्लिक से बोरो करके, पब्लिक से उधार लेके उसको फाइनेंस करना। थर्ड इज बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, बैंक से बोरो करके डिफिसिट जो बजट है उसको फाइनेंस करना। या फिर क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट। यस, क्रिएटिंग अ न्यू मनी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बिना GDP के ग्रोथ के, बिना एक्चुअल आउटपुट के, बिना रियल आउटपुट के अगर मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, क्रिएटिंग न्यू मनी मीन्स प्रिंटिंग न्यू मनी, अगर मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है और आउटपुट है नहीं तो क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है प्राइस को बढ़ा देगा। तो दिस इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। So option 4 is the right answer. Next is given the demand function of a consumer D equal to 10 minus 2p, the consumer surplus at price 2। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया गया है और कंज्यूमर्स का सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे फाइंड आउट करना है और प्राइस इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ये जो है डी की फॉर्म में है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पी की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। सो डी इक्वल्स टू 10 माइनस 2p है तो हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2p इक्वल टू 10 माइनस डी, देन इसका क्या हो जाएगा अगेन, सो p इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस डी माइनस 2, यानी कि p इक्वल टू 5 माइनस डी अपॉन 2। सो दिस इज़ द p की वैल्यू आ गई। अभी हमें d की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम d की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो d इक्वल्स टू 10 माइनस 2p, और इसमें जो है d की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस हमें दिया गया है, प्राइस इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2, तो इक्वल्स टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू 6 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो हमें दिया गया है इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है 0 और x की लिमिट में, तो p डेरिवेटिव ऑफ x, या यहाँ पे हम d की फॉर्म में है, ये डेरिवेटिव ऑफ x माइनस px, ये इसका
फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये निकाला है अपना p की फॉर्म में, ये जो p इक्वल्स टू ये, इसको एज इट इज़ हम जो है यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 लिमिट x, p क्या है 5 माइनस d अपॉन 2 एंड ये क्या है dx माइनस px, है ना। अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन 5d, है ना, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम d सपोज मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें d दिया गया है। ये देखिए हमें यहाँ पे d दिया है, ठीक है। तो हम इसको 5d dx यानी कि 5d क्वांटिटी, यहाँ पे कई बार q दिया होता है तो वही हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो 5d माइनस डी एक्स स्क्वायर, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको यहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट और इसके बाद भी कुछ होता तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करके नीचे उसको 3 से डिवाइड कर देते। तो अभी ये हो गया क्लोज एंड माइनस p की वैल्यू, यहाँ पे हमें p और x की वैल्यू पुट करनी है। p की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू हमें अभी निकाली है यहाँ पे 6। यहाँ पे जो ये d की वैल्यू है 6, इसको हमें पुट करना है। तो d की वैल्यू हम पुट करेंगे 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें d की वैल्यू रख देंगे हर जगह। तो 5 इंटू डी की वैल्यू 6 माइनस d का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 12। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, डी को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, डी को सॉल्व करने पर हम यहाँ पे 30 माइनस 36 अपॉन 4 माइनस 12। अभी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, तो इक्वल्स टू 9। तो यानी कि कंज्यूमर जो सरप्लस आया है इसका 9 आया है। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज़ 0.1 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 0.7, द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर विल बी। अच्छा, इसमें क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपको दी है कितनी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपको दी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट दी है आपको 0.1, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दी है आपको 0.7, 0.7। अच्छा, वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर। अब इनकम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मल्टीप्लायर इक्वल्स टू होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPI। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, वो क्या हो जाएंगी 1/1 माइनस 0.7 प्लस 0.1, तो कितना हो जाएगा ये 1/1 माइनस 3.3 प्लस 0.1, तो कितना हो जाएगा 1/0.4। तो जब 1/ इसको 0.4 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगी और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 2.5, 4
4 टू ज़ा 8.5 इसका जो है आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज मैक्सिमम social advantage is achieved. Maximum social advantage is achieved when मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब अचीव होगा? जब टोटल सोशल सेक्रीफाइस किसके इक्वल होगा? टोटल सोशल सेक्रीफाइस टोटल सोशल बेनिफिट के बराबर, या फिर मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट के. और ऑप्शन नंबर 3 है नेट सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होगा नेट सोशल बेनिफिट के, या फिर एवरेज सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होगा एवरेज सोशल बेनिफिट के. सो द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड कब? जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस किसके बराबर होगा? मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज what is the nature of equilibrium in ISLM model? Option 1 stock equilibrium, option 2 flow equilibrium, number 3 stock and flow equilibrium, and number 4 oscillating equilibrium. So ये बोल रहा है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है ISLM मॉडल का. स्टॉक इक्विलिब्रियम होता है, स्टॉक इक्विलिब्रियम है, या फिर फ्लो इक्विलिब्रियम है, या फिर क्या है स्टॉक एंड फ्लो इक्विलिब्रियम है, या तो ये क्या है? बोथ. इसमें आएगा आपका बोथ. अब जानते हैं कि स्टॉक या फ्लो इक्विलिब्रियम क्या होता है. स्टॉक होता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक क्या है? पास्ट में जो एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी है वो क्या होगा? स्टॉक. एंड फ्लो क्या होगा? इंटरवल ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जैसे अभी हम कहेंगे कि ऑन 1 दिसंबर 2019, तो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम. फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये क्या है? पीरियड. तो इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? फ्लो इक्विलिब्रियम. एंड स्टॉक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम. सो इसके लिए जो है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम इन ISLM मॉडल? इट इज़ ऑप्शन नंबर 3 स्टॉक एंड फ्लो इक्विलिब्रियम इज़ द राइट आंसर. सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जो इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड होंगी वो फुलफिल हुई होंगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस एंड डू कमेंट in the comment section. Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel for more such kind of videos.